हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस पीडीए के बारे में। तो व्हाट इज पीडीए? एक्चुअली पीडीए एक कंजेंटल एसाइनोटिक एनोमली है, एसाइनोटिक कंजेंटल हार्ट डिजीज है। और पहले तो इसके बारे में समझ लो आप कि डक्टस आर्टरियोसिस क्या है। पेटेंट वर्ड को छोड़ दो, डक्टस आर्टरियोसिस, ये जो लास्ट वाले दो वर्ड है इस पे ये क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस, ये वाला कनेक्शन, ये बर्थ से पहले नॉर्मल कनेक्शन होता है फीटल लाइफ में। बिकॉज फीटल लाइफ में लंग्स की तरफ ब्लड नहीं जाता, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही ब्लड जो जाता है, सभी बॉडी ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। लंग्स जो है दे आर नॉन फंक्शनल बिफोर बर्थ, दैट्स वाई दिस कनेक्शन इज नॉर्मल बिफोर बर्थ। नॉर्मली ये कनेक्शन बिफोर बर्थ प्रेजेंट होता है, एंड जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो ये कनेक्शन जो है विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू आवर्स, ये जो कनेक्शन है वो फंक्शनली क्लोज हो जाता है। लेकिन कुछ बच्चों में प्रीमेच्योरिटी की वजह से ये कनेक्शन बर्थ के बाद ही ओपन रह जाता है, पेटेंट रह जाता है, और जिसकी वजह से फर्दर और बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है सर्कुलेशन में। तभी जिनका ये क्लोज नहीं होता बर्थ के बाद भी कुछ घंटों में, कुछ हफ्तों में, उन बच्चों को ये कंजेंटल अनोमली के अंडर कंसिडर होगा, एंड दैट कंजेंटल अनोमली इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। पेटेंट मतलब रिमेन ओपन, कि कोई कनेक्शन जो है रिमेन ओपन रह गया, जिस कनेक्शन ने की बर्थ के बाद क्लोज हो जाना था। सो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इज एसाइनोटिक CHD, and ductus arteriosus is a normal connection and patent ductus arteriosus is a abnormal connection present after birth. Because हमें पता है कि बेबी जो है यूट्राइन लाइफ में क्या है, रेस्पिरेशन नहीं लेता, रेस्पिरेट नहीं करता, तो तभी ये कनेक्शन जो है नॉर्मल कनेक्शन के अंडर कंसिडर होता है बिफोर बर्थ। बट इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, जैसे ही बेबी के लंग्स जो है इन्फ्लेट होते हैं, उसमें बाहर वाली एयर फिल होती है, तो क्या होता है, इस कनेक्शन में भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाना होता है। लेकिन अगर किसी केस में ये कनेक्शन बंद नहीं हुआ, उस केस को हम बोलेंगे कि बेबी को कौन सी प्रॉब्लम है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, जो कि क्लासिफिकेशन में किसके अंडर आती है, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कंडीशन के अंडर आती है। सो क्लियर अबाउट इट। देन अगर ये कनेक्शन बर्थ के बाद क्लोज ना हो, देन सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगी। और ये कनेक्शन और ये पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की जो प्रॉब्लम है, इट इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स एज कंपेयर टू मेल्स, एंड मोस्टली इट इज फाउंड इन प्रीमेच्योर बेबीज एज कंपेयर टू मेच्योर बेबीज। देन पैथोफिजियोलॉजी, ब्लड फ्लो में क्या क्या चेंजेस आएंगी इस कनेक्शन की वजह से, जो बर्थ से पहले नॉर्मल कनेक्शन है एंड बर्थ के बाद इसे क्लोज हो जाना था फंक्शनली, और ये क्लोज नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से हमारी सर्कुलेशन में बर्थ के बाद जो नॉर्मल सर्कुलेशन लंग्स की तरफ जानी थी, हमारी बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जानी थी, तो उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। उसमें देखो, नॉर्मली हमें पता है कि लेफ्ट साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में जाता है, तो ये बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि लेफ्ट वाली साइड पे हायर प्रेशर वाला ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड से आयोटा से ये सारी बॉडी को सप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लड मूव्स फ्रॉम आयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शंट, है ना, कि लेफ्ट साइड में हायर प्रेशर वाला ऑक्सीजन वाला प्लस हाई प्रेशर वाला ब्लड होता है, और ये जैसे ही ये हाई प्रेशर वाला ब्लड जो है आयोटा के थ्रू सारी बॉडी की तरफ जाएगा आफ्टर बर्थ, तो हायर प्रेशर होने की वजह से ये मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फ्रॉम आयोटा टू पल्मोनरी आर्टरी। So that's why it is called left to right shunt, जो कि सभी एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन में होती है, जैसे हमने पहले पीडीए में भी पढ़ा और बीएसडी में भी पढ़ा। सारी जितनी भी एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन है, सभी में शंट कौन सी है, लेफ्ट टू राइट शंट है। लेफ्ट टू राइट साइड की तरफ ब्लड फ्लो करता है फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द लंग्स, तो इधर ब्लड मूव हो गया और इसकी वजह से नॉर्मल से ज्यादा ब्लड सप्लाई होने लगी हमारे लंग्स को। तो ब्लड सप्लाई लंग्स की तरफ बढ़ गई, ओवरलोड है जो लंग्स में बढ़ गया, इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो टू लंग्स विच रिजल्ट्स इनटू वेस्कुलर ओवरलोड इन लंग्स। ब्लड का जो है ओवरलोड, वेस्कुलर ओवरलोड, दैट इंक्रीजेस इन लंग्स। लंग्स में बेबी के जो लंग्स है
उसमें क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा ब्लड सप्लाई होने लगी, तो उसकी वजह से वर्कलोड जो है लंग्स के ऊपर बढ़ गया। इंक्रीज्ड वर्कलोड इन लंग्स, देन इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन लेफ्ट एट्रियम। तो लंग्स से हमें पता है लंग्स के ऊपर वर्कलोड बढ़ गया और लंग्स से ही प्यूरिफाई होके ब्लड दोबारा कहाँ आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। तो जैसे ही लंग्स की तरफ ज्यादा ब्लड गया, वहां से प्यूरिफाई होके जो है ब्लड कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आ गया। पहले लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो पहले लेफ्ट एट्रियम पे वर्कलोड बढ़ गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल पे वर्कलोड बढ़ गया। पहले क्या हुआ, इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन लेफ्ट एट्रियम बिकॉज ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वेन्स। बिकॉज जैसे ही पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड जरूरत से ज्यादा गया, यहां से जरूरत से ज्यादा ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा आया, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में जरूरत से ज्यादा ब्लड आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ओवरलोड हो जाएगा, जिसे हम बोल देते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। इसमें ओवरलोड की वजह से इस साइड में क्या हो गया, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज जो है थोड़ा सा इनलार्ज हो गया बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वर्कलोड हेयर। तो ऐसे ही ये सारी सर्कुलेशन जो है चेंज हो गई। लेफ्ट वेंट्रिकल में ओवरलोड है तो यही अयोटा की तरफ हाई प्रेशर वाला ब्लड जाएगा, और ये अब नॉर्मल कनेक्शन होने की वजह से ब्लड मूव करेगा हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, फिर ब्लड लंग्स की तरफ जरूरत से ज्यादा आएगा, और फिर दोबारा वापस ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में जरूरत से ज्यादा आएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ऐसे ही ये सारी जो है लेफ्ट साइड के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो लेफ्ट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी हो सकती है इस केस में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की भी ओवरलोड की वजह से हाइपरट्रॉफी हो सकती है इस केस में। सो दिस इज अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, कि इस कनेक्शन की वजह से सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आई। जो कनेक्शन बर्थ से पहले नॉर्मल था और इसे बर्थ के बाद क्लोज हो जाना था, जो कि क्लोज नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और इसकी कनेक्शन की वजह से क्या क्या चेंजेस आई हमारी सर्कुलेशन में। सो क्लियर अबाउट इट। देन अबाउट इट्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो पैथोफिजियोलॉजी से हमें काफी चीजें क्लियर हो गई कि लंग्स में ओवर सर्कुलेशन है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आएगी। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आएगी तो बेबी को पल्मोनरी कंजेशन की प्रॉब्लम आएगी, बेबी को रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, और जैसे ही बेबी फीड लेना शुरू करेगा तो उसे डिज्निया की प्रॉब्लम आएगी, और जैसे ही डिज्निया की प्रॉब्लम आएगी बेबी फीड अवॉइड करेगा, और बेबी फीड अवॉइड करेगा तो बेबी अच्छे से फीड नहीं ले पाएगा, उससे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होंगे, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है नॉर्मल बेबी से डिले हो जाएगी अगर उसकी न्यूट्रिशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती। तो ये होंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। देन अबाउट द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन, कि इस प्रॉब्लम को कैसे डायग्नोज किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बेबी जो है एसिम्प्टोमेटिक ही होगा, उसे रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है डिज्निया फील हो रहा है, जब भी वो फीड लेता है तो डिज्निक हो जाता है। तो इसकी वजह से जो है जैसे ही पेरेंट्स जो है इस बेबी को डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, सबसे पहले उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो है पेरेंट्स बताएंगे। देन डॉक्टर क्या करेगा, उस बेबी का फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा कि इसे डिज्निया की प्रॉब्लम क्यों हो रही है। वो स्टेथोस्कोप लगा के देखेगा चेस्ट पे, तो उसे क्या सुनाई देगा, मरमर हार्ट साउंड सुनाई देंगे। देन वहां से थोड़ी सी इंडिकेशन मिलेगी कि मरमर हार्ट साउंड सुनाई दे रहे हैं, बेबी मे बी सफर फ्रॉम सम कार्डियक प्रॉब्लम्स। अदरवाइज बेबी जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है। जितने भी हमने एसाइनोटिक CHD पढ़े, बेबी विल बी एसाइनोटिक, कोई साइनोसिस वगैरह तो प्रेजेंट नहीं होगा, और कोई साइन एंड सिम्टम भी, कोई मेजर साइन एंड सिम्टम इस बेबी में प्रेजेंट नहीं होगा। जितनी भी हमने एसाइनोटिक डिजीज कंडीशन पढ़ी, ASD, VSD एंड PDA। तो इसमें डायग्नोज जो है कैसे क्लियर होगा, एक तो चेस्ट पे जब स्टेथोस्कोप लगा के देखेंगे तो मरमर हार्ट साउंड सुनाई देगी। देन इस बेबी की ECG करवा के देखेंगे तो ECG में ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी। ECG में क्या शो होगा, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी, ओवरलोड की वजह से लेफ्ट साइड की हाइपरट्रॉफी जो है ECG में वेरिएशंस करेंगी। देन चेस्ट एक्सरे करवा के देखेंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं इसलिए चेस्ट एक्सरे भी क्या शो करेगा
कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में ओवरलोड है, पल्मोनरी वेस्कुलर ओवरलोड है, जिसकी वजह से जो है लंग्स पे ज्यादा ब्लड का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। देन 2 डिमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विद डॉपलर इफेक्ट से यहाँ पे इको करवा के देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा कि पीडीए प्रेजेंट है और कितना वॉल्यूम जो है ब्लड का पीडीए के थ्रू आयोटा से हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट which clearly confirm that baby is suffering from PDA. Then about the management of PDA. First of all, there is no need of management if the baby is asymptomatic. अगर बच्चा कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं शो कर रहा है तो ये स्पोटेनियसली ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये जो है फंक्शनल क्लोजर जो इसका होना है, इसकी सर्जिकल या मेडिकल मैनेजमेंट की यहाँ पे जरूरत नहीं है इफ द बेबी इज एसिम्टोमेटिक। बट इफ द बेबी इज शोइंग द साइन एंड सिम्टम, वो सिम्टम शो कर रहा है डिज्निया के, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, जहाँ फीड अवॉइड कर रहा है डिज्निया की वजह से, तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट की एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की यहाँ पे जरूरत है। और मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे क्या देते हैं हम, एंडोमेथाजिन देते हैं, और ये क्या करती है, पीडीए को फंक्शनली क्लोज कर देती है, इस कनेक्शन को फंक्शनली क्लोज कर देती है एंडोमेथाजिन। और ओरली भी दे सकते हैं, ये आईवी भी दे सकते हैं। और बच्चों में इसकी डोज कितनी देनी है, 0.25 mg पर केजी से लेकर के 3 टाइम्स इन अ डे। ये एंडोमेथाजिन की डोज जो है इतनी हम बेबी में दे सकते हैं, एंड इट इज मोर इफेक्टिव इन प्री टर्म बेबीज एज कंपेयर टू टर्म बेबीज। देन सेकेंड जो है ड्रग, दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स। प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स क्या करेंगे, ये भी पीडीए को क्लोज करने में हेल्प करते हैं। और नॉर्मली प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, अगर इनहिबिटर वर्ड यहाँ पे हम ना यूज करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन किसी भी ओपनिंग को ओपन रहने में हेल्प करते हैं, लेकिन प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर क्या करते हैं, ये ओपनिंग को क्लोज होने में हेल्प करते हैं। इफ द मेडिकल मैनेजमेंट इज नो रिस्पॉन्डिंग, देन देयर इज नीड ऑफ सर्जिकल मैनेजमेंट। एक तो ये स्पोटेनियसली क्लोज होने की क्लोज हो सकता है, देयर इज नो नीड ऑफ मैनेजमेंट। और अगर सिम्टम शो कर रहा है बेबी तो मेडिकल मैनेजमेंट दे देंगे हम। और अगर मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इफेक्टिव अपना नहीं शो कर रही, देन हम करेंगे उस बेबी की सर्जिकल मैनेजमेंट। और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या कर देते हैं हम कि इस डिफेक्ट को, मतलब जो है यहाँ से स्यूचर की हेल्प से इस कनेक्शन को अलग अलग लाइगेट कर देते हैं, मतलब स्यूचरिंग कर देते हैं, यहाँ पे इस कनेक्शन को जो है सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, लाइगेटेड विद स्यूचर्स, एंड divide the aorta and pulmonary artery in ligated with sutures and completely divide the aorta and pulmonary artery. So this is about surgical management, जो कि प्रेफर की जाती है जैसे बच्चे ने थोड़ा वेट गेन कर लिया, जहाँ थोड़ी सी उसकी जो एज जो है 6 मंथ से ऊपर हो गई, ठीक है, उन केसेस में सर्जिकल मैनेजमेंट की जाती है। अदरवाइज सर्जिकल मैनेजमेंट जल्दी नहीं की जाती। हार्ट जो है ओपन हार्ट सर्जरी, क्लोज्ड हार्ट सर्जरी जो है जल्दी नहीं की जाती। तो दिस इज अबाउट पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, एसाइनोटिक सीएचडी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि बर्थ से पहले जो नॉर्मल ओपनिंग होती है और बर्थ के बाद कुछ घंटों में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में ये बंद हो जानी चाहिए। अगर ये बंद नहीं होती फिर ये एक प्रॉब्लम बन जाती है, and that problem is called patent ductus arteriosus. patent मतलब remain open, कि ओपन ही रह गई वो, जिससे कि बर्थ के बाद क्लोज हो जाना चाहिए था। तो इसकी वजह से फर्दर जो हमने पढ़ा कि पैथोफिजियोलॉजी में ब्लड सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस आएंगी और साइन एंड सिम्टम बेबी क्या शो करेगा, देन डायग्नोसिस प्रॉब्लम को हम कैसे कर सकते हैं, देन फाइनली इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। होप सो ये टॉपिक आपको समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क। थैंक यू।